नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज ने और पुश पुल ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए 12 और ट्रेन रेक्स को तैयार कर लिया है, जो राजधानी एक्सप्रेस के रेक्स हैं। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, पुश पुल टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रेन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने और ट्रैवलिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए ट्रेन के आगे और पीछे दोनों एंड्स पर लोकोमोटिव्स लगा दिए जाते हैं। और इंडियन रेलवेज ने इसी साल जनवरी में मुंबई से न्यू दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को एज ए फर्स्ट एंड ट्रायल पुश पुल ट्रेन के रूप में ऑपरेट किया था, जिसे इंडियन रेलवेज के सेंट्रल रेलवे जोन ने काफी एफिशिएंटली एंड सक्सेसफुली ऑपरेट किया था। और उस समय इंडियन रेलवेज की इस न्यू ट्रेन को रेलवे पैसेंजर्स के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया था। तो ऐसे में अब इंडियन रेलवेज इसी तरह की पुश पुल टेक्नोलॉजी वाली और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को ऑपरेट करने वाली है, जो मेनली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड स्पेसिफिकली दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली कलकत्ता के बीच ऑपरेट होंगी। और इससे आने वाले समय में इन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रैवलिंग टाइम 60 to 90 मिनट्स तक कम हो जाएगा, जो रेलवे पैसेंजर्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL, जो देश में सभी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट स्टेजेस पर काम कर रही है, उन्होंने इस अहमदाबाद मुंबई अंडर कंस्ट्रक्शन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में जो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है, उनकी डिजाइनिंग के लिए जापान बेस्ड जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट JRTC के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट JRTC NHSRCL को इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पैकेज T2, जो कि वडोदरा से वापी तक है, उसमें रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन का डिटेल डिजाइनिंग एंड मेजर ट्रैक कंपोनेंट्स जैसे कि ट्रैक स्लैब अरेंजमेंट, RC ट्रैक बेड एंड कंटिन्यूस वेल्डेड रेल फोर्सेस, इस तरह की सभी थिंग्स की डिटेल ड्राइंग एंड डिजाइनिंग प्रोवाइड करेगी। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस डेली देखते हो तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि NHSRCL ने इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पैकेज C4, जो कि अहमदाबाद से वडोदरा तक है, और पैकेज C6, जो कि वडोदरा से वापी तक है, इन दोनों पैकेजेस की वर्टिकल ग्राउंड प्रोफाइल रिलेटेड डाटा कैप्चर करने के लिए लाइडर सर्वे स्टार्ट कर दिया है, जो NHSRCL को इस रेल कॉरिडोर में पूरी अलाइनमेंट में डिजाइनिंग में हेल्प करने वाला है। और वो लाइडर सर्वे अब इन रेलवे ट्रैक्स की डिजाइनिंग में हेल्प करने वाला है। और इस एग्रीमेंट की एक और अच्छी बात ये होगी कि इन रेलवे ट्रैक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए JRTC इंडियन कंपनीज को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देगी, जिससे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इन रेलवे ट्रैक्स एंड लाइन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक रिलेटेड पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क को प्रिपेयर करते हैं, उन्होंने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को प्रिपेयर कर लिया है। और ये पॉलिसी देश में सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स को प्रमोट एंड इंश्योर करेगी। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब है कि सामान और प्रोडक्ट बनने के बाद एंड उसका मार्केट में पहुंचने तक उस पर कितना खर्च या कॉस्ट आता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। करंटली इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो अराउंड 13% के करीब है, और यही लॉजिस्टिक कॉस्ट चाइना में ओनली 7 to 8% के करीब है। और यही कारण है कि चाइना का सामान इंडिया से भी ज्यादा सस्ता होता है, क्योंकि उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी ज्यादा कम है। और ये लॉजिस्टिक कॉस्ट उतनी कम होगी जितना किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा और उस देश में बेटर एंड हाई स्पीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होंगे। और कोई भी कॉर्पोरेट एंड कंपनी किसी भी देश में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन मीन जैसी थिंग्स पर प्रायोरिटी देती है, और ये सब चाइना के पास है। और इसी कारण फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने की बजाय चाइना में इन्वेस्ट करना प्रेफर करती हैं। और ये बात हमारी गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए गवर्नमेंट DFC, भारतमाला एंड सागरमाला इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके। एंड ड्यू टू दिस रीजन इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को काफी सारे कंसल्टेंट्स, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेक होल्डर्स का मिलकर प्रिपेयर किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन लॉजिस्टिक कॉस्ट को नेक्स्ट 5 ईयर्स के बीच 13% से कम कर 8% तक करना है, ताकि इंडिया चाइना से कंट्रीज से कम्पीट कर सके। फिलहाल इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को यूनियन कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है, और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो फिर से निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली एज यू नो, देश में ऑलमोस्ट हर सेक्टर में प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारी PLI स्कीम्स को अनाउंस किया था, जिसमें से एक PLI स्कीम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड की स्टार्टिंग मटेरियल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए अनाउंस की गई थी। तो उसी के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल 4 सेगमेंट्स में 36 डिफरेंट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड टोटल 215 एप्लीकेशंस रिसीव हो चुकी हैं, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 19 एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी बेसिस पर अप्रूव कर दिया गया है, क्योंकि सभी एप्लीकेशंस PLI स्कीम्स के सभी क्राइटेरिया को पास कर रही थी। और ये टोटल 4,623 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और ये सभी 19 एप्लीकेशंस उनके न्यू ग्रीनफील्ड प्लांट्स को भी सेटअप करेंगी। इसके अलावा 33 मोर एप्लीकेशंस को भी अप्रूव कर दिया गया है। तो टोटल 5,082 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करके देश में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। और साथ ही साथ 14 मोर एप्लीकेशंस को भी अप्रूव कर दिया गया है, जो टोटल 459 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करेंगी। बेसिकली इंडिया जेनेरिक ड्रग्स का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन इन जेनेरिक ड्रग्स में यूज होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को इंडिया को अभी भी चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, और किसी स्पेसिफिक ड्रग्स में इंपोर्ट डिपेंडेंस 80 to 90% तक है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट इस इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना चाहती है, जिस कारण उन्होंने इस PLI स्कीम को अनाउंस किया था। और अब ये सभी कंपनीज इंडिया को इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने में काफी हेल्प करेंगी।
यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है एपस वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर विस्टॉन की तरफ से, जहाँ पर ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर विस्टॉन ने कोलार में नरसापुर फैसिलिटी में उनके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को रीस्टार्ट कर दिया है। बेसिकली लास्ट ईयर दिसंबर में विस्टॉन की नरसापुर फैसिलिटी में ओवर नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज के कारण फैक्ट्री के वर्कर्स के द्वारा काफी तोड़फोड़ की गई थी, जिस कारण विस्टॉन को ऑलमोस्ट 54 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। और तब से लेकर अब तक विस्टॉन की नरसापुर फैसिलिटी में कोई भी ऑपरेशंस नहीं किए गए थे, क्योंकि वहां पर रिकंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था और अब ये फुली कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ विस्टॉन ने उनकी नरसापुर फैसिलिटी में ऑपरेशंस को भी रिज्यूम कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडस वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउसिंग डेवलपर इंडोस्पेस की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने हरियाणा के फारूक नगर में एक वेयर हाउस को डेवलप करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप के साथ मिलकर फारूक नगर में 55 एकर्स ऑफ लैंड को एक्वायर कर लिया है। इस 55 एकर्स ऑफ लैंड में से 1.28 बिलियन स्क्वायर फीट लैंड को वेयर हाउसिंग के लिए डेवलप किया जाएगा, जिसके बाद इंडोस्पेस एनसीआर रीजन में उनके फुटप्रिंट्स को और भी एक्सपैंड कर पाएगी। बेसिकली पिछले कुछ सालों से एनसीआर रीजन में वेयर हाउसिंग मार्केट काफी तेजी से ग्रो हो रही है और एनसीआर रीजन में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट भी काफी तेजी से हो रही है। और हरियाणा का फारूक नगर भी एनसीआर रीजन में वेयर हाउसिंग का एक माइक्रो मार्केट बन चुका है और एनसीआर रीजन में एक मेजर वेयर हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में इंडोस्पेस हरियाणा के फारूक नगर में उनके एक न्यू वेयर हाउस को डेवलप करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज ने ये बताया है कि उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उनके प्रीवियस ईयर के फ्रेट लोडिंग कैपेसिटी को सरपास कर लिया है। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इंडियन रेलवेज ने टोटल 1145.61 मिलियन टन ऑफ फ्रेट लोडिंग किया था। और इस साल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कोरोना पैंडेमिक के बावजूद 11 मार्च 2021 तक इंडियन रेलवेज ने उनके प्रीवियस ईयर की फ्रेट लोडिंग कैपेसिटी को सरपास करते हुए 1145.68 मिलियन टन ऑफ फ्रेट लोडिंग को टच किया है। और क्योंकि अभी इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने में अप्रोक्सीमेटली 20 डेज का समय है, तो ये लोडिंग कैपेसिटी के नंबर्स अभी और भी इंक्रीज होने वाले हैं। करंटली इंडिया में जो बिजनेसमैन हैं वो रेलवेज के फ्रेट सिस्टम पर इतना विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवेज की फ्रेट ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा कम है कि अगर वो रेलवे से उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में पहुंचाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवेज में ट्रेन का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और पैसेंजर ट्रेन को फ्रेट ट्रेन के बजाय पहले प्रायोरिटी दी जाती है, जिस कारण कई बार फ्रेट ट्रेन स्टेशन पर एक दिन खड़ी रहती हैं। तो ऐसे में इंडियन रेलवेज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण कर रही है ताकि रेलवेज की फ्रेट ट्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अब धीरे धीरे ये सभी फ्रेट कॉरिडोर्स खुलने लगे हैं और फ्रेट ट्रेन की स्पीड भी 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। तो ऐसे में अब रेलवेज के फ्रेट नंबर्स फ्यूचर्स में और इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूपी स्टेट में बनने वाले कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को लेकर, जहाँ पर इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर इसी साल जुलाई से काम स्टार्ट कर दिया जाने वाला है। ये एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसका निर्माण लखनऊ के शहीद पास से कानपुर में बनने वाले प्रपोज्ड रिंग रोड तक किया जाएगा, जिसमें 3 मेजर ब्रिजेस, 28 माइनर ब्रिजेस, 38 अंडरपासेस एंड 6 फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और साथ ही साथ 13 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और इसी साल जुलाई से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।